डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि यह पर्व आपके जीवन में नई रोशनी, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। अब बात करते हैं बाजार की। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में दिखी मंदी और जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का रुख। आज मंडी खबर में खास चर्चा रहेगी तिलहन, दलहन, धान, गेहूं, फल, फूल और साथ ही कई और जिन्सों के ताज़ा भाव और बाजार की नब्ज भी हम जान सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। रंग बिरंगे फूलों से महका बाजार। रंग बिरंगे फूलों से महका बाजार। रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग सबसे ज्यादा। त्योहारी सीजन में बढ़ी फलों की मांग। दिवाली और छठ त्योहार में फलों के बाजार भाव में आई तेजी। अरहर की पैदावार 34 लाख टन के पार। चने की उपज 113 लाख टन अनुमानित। तो मंडी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन मंडी खबर में तमाम जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फूलों के बारे में। सीजन में फूलों की मांग चरम पर है। देश भर की मंडियों में रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पूजा घर, सजावट और माला बनाने के लिए फूलों की बढ़त खपत के चलते मांग आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। आलम यह है कि मंडियों में बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। फूलों की मांग पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों बाजारों और मंडियों में फूलों की मांग में खासी बढ़त देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन से पहले ही कृषि उपज मंडियों में फूलों के भाव में तेजी बनी हुई है। आलम तो ये है कि बाजार में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बाजारों में सबसे ज्यादा रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग पूजा घर सजावट, माला, रंगोली आदि में फूलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग आम दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिलता है। भारत सरकार ने पुष्प कृषि को सनराइज इंडस्ट्री यानी उभरते हुए उद्योग के रूप में पहचान दी है और इसे 100% निर्यात उन्मुख दर्जा दिया है। फूलों की लगातार बढ़ती मांग की वजह से पुष्प कृषि अब कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इसी वजह से व्यावसायिक पुष्प कृषि अब आधुनिक तकनीक से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में ग्रीन हाउस के अंदर की जा रही है। भारत में पुष्प कृषि को एक तेजी से बढ़ने वाला उद्योग माना जा रहा है। निर्यात के नजरिए से भी इसका महत्व काफी बढ़ा है। ये पाया गया है कि व्यावसायिक पुष्प कृषि से प्रति इकाई क्षेत्र में पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक फायदा होता है। इसलिए ये एक लाभदायक व्यवसाय बनता जा रहा है। भारतीय पुष्प उद्योग अब पारंपरिक फूलों से हटकर कटे हुए फूलों की खेती की ओर बढ़ रहा है ताकि उनका निर्यात किया जा सके। भारत में पुष्प कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने और इसके विकास की जिम्मेदारी एपिडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की है। भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। साल 2021-22 के आंकड़ों को देखें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हुई थी, जिससे फूलों का उत्पादन लगभग 22.95 लाख टन ढीले फूलों और 8.33 लाख टन कटे हुए फूलों का हुआ था। वहीं निर्यात को देखें तो साल 2022-23 में भारत ने 21,024.41 मीट्रिक टन पुष्प उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत
कीमत 707.81 करोड़ रुपए, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत लगभग 88.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। तो फूलों का बाजार भाव आगे किस तरह रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज गुप्ता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर हम बात करें फूलों की मांग को लेकर, दिवाली का त्यौहार है, आने वाले समय में त्यौहार और बढ़ने वाले हैं, ऐसे में बाजार की क्या स्थिति देखने को मिल रही है फूलों की, अगर हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, त्यौहार का टाइम है और फूलों की बात ना हो ये हो नहीं सकता। ऐसा हम देख रहे हैं कि इस बार फूलों की जो आवक है वो बढ़ी है, क्योंकि जो मानसून था वो काफ़ी अच्छा रहा था। और अगर आप देखेंगे तो जो मौसम में एकदम परिवर्तन देखने को मिला है, जो ठंड हमने हल्की हल्की आती हुई देखी, उससे जो पुष्पों का पैदावार है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। हालांकि डिमांड भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी त्योहारी मांग की वजह से भावों में तेज़ी का रुख आ सकता है। हालांकि इस बार अराइवल भी काफ़ी अच्छी है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में जो त्यौहार है उसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, इसके साथ ही अनुज जी, अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो उनके पास अगर स्टॉक है अभी तो वो बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं या इंतजार करें? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार किसानों को बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे दाम इस टाइम मिल रहे होंगे। क्योंकि देखिए, फूलों को हम जल्दी लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। आप अगर छोटी अवधि में आपको अच्छे अगर दाम मिल रहे हैं तो बिकवाली करें, क्योंकि त्योहारी में डिमांड भी रहती है, तो उसमें भी आपको अच्छे दाम मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आगे भी आपको अच्छी खासी भरपूर फसल देखने को मिलेगी, जिसका आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास फूलों का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में मांग बनी हुई है, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फलों के बारे में। त्योहारी सीजन में फलों की मांग खासी बनी हुई है। करवा चौथ, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के चलते पूजा और प्रसाद में फलों का इस्तेमाल बढ़ गया है। बाजारों में सेब, केला, नारंगी और अनार की मांग आम दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बनी हुई है और इसी वजह से इनके भाव में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। आइए इस पर भी देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के चलते पूजा स्थलों में, घरों में प्रसाद और भोग के रूप में फलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी मांग में खासी बढ़त देखने को मिलती है। आम दिनों के मुकाबले अक्टूबर महीने में जब करवा चौथ, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं, जिसकी वजह से सेब, केला, नारंगी, अनार जैसे फलों की बाजार में मांग पहले से काफी ज्यादा बनी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय केला, सेब, अनार की मांग काफी ज्यादा है। केले के निर्यात को देखें तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं सेब के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। अनार की बात करें तो भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है।
तो आइए समझते हैं अपने बाजार के जानकार से आने वाले दिनों में बाजार में फलों की मांग किस प्रकार से रहेगी। अनुज जी, हम देख रहे हैं त्योहारी सीजन के चलते जैसे फूलों की मांग बढ़ी हुई है और हम देख रहे हैं त्यौहार में प्रसाद के रूप में भी फलों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, घरेलू डिमांड तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक डिमांड जो है वो भारत की तरफ आती हुई देखिए। हालांकि जो टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से हमने देखा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो निर्यात है हम देख रहे हैं कि इस बार थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, मगर जो बाकी देशों के साथ निर्यात है, अगर हम अगर यूएस को छोड़ दें तो अगर हम देखें यूरोप में या मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में हम यहाँ पे निर्यात कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निर्यात मांग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड भी है और साथ में जो त्योहारी डिमांड है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो फल हैं उनके भावों में आने वाले दिनों में त्योहारी मांग के चलते तेजी देखी जा सकती है। जी, साथ ही अनुज जी, हम देख रहे हैं कि देश में उत्पादन की जो वृद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो मानसून रहा है काफ़ी फेवरेबल रहा है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों, सभी में काफ़ी अच्छा मानसून देखने को मिला है। और जो मौसम में परिवर्तन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी फलों की पैदावार यहाँ बढ़ती हुई नज़र आई है। मुझे लगता है कि अभी जो आवक है वो बनी रहेगी और आने वाले 2-3 महीनों में अच्छी खासी हम आवक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी फलों में। तो मुझे लगता है कि अब अगर आप लंबी अवधि की बात करेंगे तो भावों में नरमी आ सकती है, मगर छोटी अवधि में लगता है कि भावों में उछाल त्योहारी मांग के चलते देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। जी, तो किसान भाई बाजार की जानकारी के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा अपनी फलों का आप ले पाएंगे। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश के किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसान भाई ई-नाम ऐप का इस्तेमाल करें, वहां आप जान पाएंगे कि देश की तमाम मंडियों में किस कृषि जिन्स के सौदे किस भाव पर हुए हैं, आयात निर्यात का क्या असर हो रहा है और आने वाले समय में आप अपनी उपज का अच्छा मूल्य कैसे ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी दलहन और तिलहन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे तिलहन के बारे में, लेकिन पहले बात दलहन की कर लेते हैं। त्योहारी सीजन में दलहनी फसलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। मसूर, मूंग, उड़द और अरहर का इस्तेमाल पूजा पाठ, प्रसाद और त्योहारों के खास व्यंजनों में बढ़ गया है। इस बढ़ती खपत के चलते मंडियों में इन दालों के सौदे आम दिनों के मुकाबले ज्यादा मजबूती के साथ हो रहे हैं। वहीं देश के किसान इस समय बेहतर कीमत का फायदा उठा रहे हैं। भारत दालों के उत्पादन में और खपत दोनों के मामलों में दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ की जलवायु और कृषि परिस्थिति दालों की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि देश में हर साल दालों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर की दालों की पैदावार को लेकर ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर अरहर, चना और मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। खरीफ अरहर की बात करें तो 2024-25 में इसकी पैदावार 35.61 लाख टन होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक है। 2023-24 में अरहर की पैदावार 34.17 लाख टन रही थी। इस तरह इस साल खरीफ अरहर की पैदावार पिछले साल से लगभग 1,44,000 टन अधिक होने की संभावना जताई गई है। वहीं रबी चने की पैदावार साल 2024-25 में 113,37,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 110.39 टन रही थी। उड़द की रबी और खरीफ की कुल पैदावार साल 2024-25 में 21.06 लाख टन हो सकती है, जो बीते साल से कम है। वहीं मूंग की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। घरेलू स्तर पर मूंग की रबी और खरीफ पैदावार कुल मिलाकर 38.19 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। रही बात मसूर की तो साल 2024-25 में रबी मसूर की पैदावार 17.72 लाख टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है।
रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, अगर हम बात करें दलहनी फसलों या तिलहनी फसलों को लेकर, हम देख रहे हैं कि सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को उसको उगाने के लिए, और सबसे ज्यादा खपत हमारे देश में हो रही है। खासकर त्योहारी सीजन में देखा जाए तो उसमें भी खपत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार का क्या रुख रहेगा आने वाले समय में, और किसानों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए? देखिए, हमने देखा है कि सरकार पिछले कई सालों से जो MSP है वो दालों के अंदर बढ़ाती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो पैदावार है वो इंक्रीज हुई है और हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका हम देख रहे हैं कि जो पैदावार है भारत में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिमांड भारत में दालों की काफ़ी ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो पैदावार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो यहाँ पर त्योहारी मांग के चलते, और देखिए आगे अब फिर 6 महीने लगातार शादियों के सीज़न रहेंगे तो वहाँ पर भी जो है डिमांड बनी रहेगी। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि त्योहारी डिमांड है, फिर शादियों की डिमांड रहेगी, मगर जिस तरीके से आवक बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है, हमें लगता है कि भावों में मिला जुला कारोबार आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल छोटी अवधि में लगता है कि एक उछाल देखा जा सकता है। जी, तो छोटी अवधि में उछाल देखा जा सकता है। किसान भाई इन जानकारियों के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिलहन की। त्योहारी सीजन में सरसों और सोयाबीन तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। पूजा पाठ, घर में खास पकवान और त्योहारों के व्यंजन तैयार करने के लिए इन तेलों का भी इस्तेमाल आम दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। इस बढ़ती मांग का असर बाजार भाव पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं भारत में तिलहनी फसलों, कृषि और खाद्य तेल उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली प्रमुख है। साल 2024-25 के दौरान इन फसलों की पैदावार देश के कई राज्यों में अच्छी रही है। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तिलहनी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों की पैदावार 426.09 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा देश में खाद्य तेल की उपलब्धता के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। अगर हम सिर्फ सरसों की बात करें तो इस साल रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन होने का अनुमान है। मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी की पैदावार ने बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इन फसलों से देश में खाद्य तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की कुल पैदावार 118.96 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। खरीफ अरंडी की उपज 17.30 लाख टन, कुल तिल की पैदावार 8.29 लाख टन, सूरजमुखी की उपज 1.96 लाख टन, जबकि अलसी की बीज की पैदावार 1.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। तिलहन का बाजार भाव आगे किस तरह रहेगा, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, अगर हम बात करें तिलहनी फसलों की तो इसकी भी मांग इस समय बढ़ जाती है। कई तरह के पकवान बनते हैं, दिए जलते हैं, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे आपने शादी के त्योहारों का जिक्र किया, शादी के सीजन का जिक्र किया, उसमें भी मांग बढ़ जाती है। किस तरीके से बाजार रुख करेगा तिलहनी फसलों को लेकर देखा जाए तो? देखिए, तिलहन के अंदर हमें लगता है कि डिमांड का असर काफ़ी रहेगा। हालांकि पैदावार बढ़ी है, मगर यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो वैश्विक स्तर पर हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, चाइना को लेके, इंडिया को लेके, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा। तो हमें लगता है कि फिलहाल भावों में एक तेजी का रुख आ सकता है। हालांकि जो पैदावार है तिलहन के अंदर वो काफ़ी बड़ी है। MSP भी सरकार ने बढ़ाया, जिसका असर हमने पैदावार में पड़ते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी भावों में छोटी अवधि में एक तेजी देखी जा सकती है। ट्रेड वॉर का असर रहेगा, साथ में जो त्योहारी मांग का असर है उससे भी भावों में तेजी आ सकती है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में जो भी तिलहन फसल है वहाँ पर तेजी का रुख रहेगा। हालांकि इस बार मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, तो पैदावार भी यहाँ पे बढ़ सकती है, मगर छोटी अवधि में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, तो छोटी अवधि में यहाँ तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसान भाई इन्हीं जानकारियों के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे बाजार की हर एक बारीक जानकारी को समझ सकते हैं। आपको करना बस इनैम ऐप का इस्तेमाल है। इनैम एक ऐसा समाधान है जिसके जरिए किसान भाई अपनी उपज का सही मूल्य ले सकते हैं। किसान भाई घर बैठे जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में मंडियों का क्या रुख रहेगा, आयात निर्यात का कृषि जिनसों पर क्या असर पड़ रहा है और भाव किस तरफ जाने वाले हैं। इन तमाम जानकारियों का जब किसान भाई इस्तेमाल करेंगे तो अपनी उपज का सही मूल्य ले पाएंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे धान और गेहूं का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 11,75,07,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। बढ़ी हुई MSP के फैसले के तहत कुसुम के MSP में सबसे अधिक 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मसूर में 300 रुपये, रेपसीड और सरसों में 250 रुपये, चना में 225 रुपये, जौ में 170 रुपये और गेहूं में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इन रबी फसलों में गेहूं की MSP को देखें तो साल 2025-26 में रबी गेहूं की MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अगर देखा जाए गेहूं को लेकर MSP में बढ़ोतरी की गई है, कितना असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर इसका? देखिए MSP बढ़ी है और हम देख रहे हैं कि साल दर साल MSP बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये भी हम देख रहे हैं कि MSP बढ़ने की वजह से जो पैदावार है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हम गेहूँ की अच्छी फसल देख सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं जब नई क्रॉप की फसल होगी तब भाव कुछ सीमित दायरे में रहेंगे। फिलहाल हमें लगता है कि भावों में एक तेज़ी आ सकती है। और MSP का असर देखिए यहाँ पे लगता है कि MSP बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो पैदावार है गेहूं की बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जिसका असर हम भावों पे भी देख सकते हैं, जो कि आगे चलकर हमें सीमित दायरे में रहेंगे। फिलहाल छोटी अवधि में लगता है कि भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पर आ सकता है। जी, डिमांड का असर भावों पर देखने को मिलेगा। नज़र बना के रखें बाजार पर, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धान की। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि खरीफ धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2024-25 में धान की खरीफ बुआई 418,66,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस साल 2025-26 के लिए खरीफ धान की बुआई 438,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,378,25,000 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। बता दें कि देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1,62,00,000 टन के पार पहुंच गया। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। भारत में बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है।
जी, आप धान के बारे में आज जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, धान की कटाई लगभग शुरू हो चुकी है और बाजारों में उपज है जो किसानों की पहुंचने वाली है। बाजार की क्या स्थिति आपको लग रही है और किसान भाइयों को किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पंजाब की जो मंडी है वहाँ पर हमने अच्छी खासी आवक आते हुए देखी है। हालांकि भाव थोड़े से सीमित दायरे में, मगर हमने कहीं ना कहीं वैश्विक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आते हुए देखा। हमने देखा है कि जो निर्यात है वो हम सऊदी में और कहीं ना कहीं यूरोप में, यूएस में करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर भावों पर पड़ रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि पैदावार बढ़ी है तो लंबी अवधि में भाव सीमित दायरे में रहेंगे। छोटी अवधि में त्योहारी मांग का असर रहेगा और कहीं ना कहीं देखिए आगे रमज़ान भी जो है वो साल के शुरुआत में है, तो डिमांड यहाँ पे रहेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल छोटी अवधि में भावों में तेजी धान में देखी जा सकती है। जी, साथ साथ अगर किसानों की बात करें जिनके पास स्टॉक है या थोड़ा दिन के बाद वो बाजार पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए? जैसे छोटी अवधि के बारे में बताया आपने, लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाए तो किस प्रकार से बाजार का रुख रहेगा? देखिए, छोटी अवधि में तो हमें तेजी लगती है कि भावों में तेजी आ सकती है। तो जो किसान छोटी अवधि के लिए हैं वो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मगर लंबी अवधि में मुझे लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। मगर ये कि अगले साल जब रमज़ान स्टार्ट होंगे या उसके बाद जो शादियों का सीज़न है वहाँ भी आपको डिमांड देखने को मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि भावों में एक आपको उछाल ही देखने को मिलेगा। तो जो जैसे आपको उछाल मिलता जाए, आपको भाव मिलते जाएं, आप निकलते जाएं। जी, तो इसी प्रकार से किसान भाई धान के बाजार पर नजर बना के रखें और बाजार के जानकार की जो सलाह है उसके अकॉर्डिंग ही बाजार का रुख करें तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे बाजार के जानकार दीपावली को लेकर क्या उपहार लेकर आए हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या खुशखबरी है। अनुज जी, किस प्रकार से इस बार किसान भाई रणनीति बनाएं और एक्सपर्ट एडवाइस में क्या आप साझा करेंगे किसान भाइयों के लिए? देखिए, त्योहारी सीजन है और ऐसे में पकवान ना बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर हम तिलहन की तरफ नज़र रखें, अगर हम जितने भी एडिबल ऑयल हैं, खाद्य तेल हैं, सभी पे यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भी हम देख रहे हैं निर्यात काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और वैश्विक ट्रेड वॉर की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। त्योहारी मांग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो आगे शादियों का सीज़न भी है जो कि करीबन 6 से 7 महीने चलने वाला है। तो डिमांड यहाँ पर रहेगी और मुझे लगता है कि इस अवधि में किसानों को तिलहन के अंदर काफ़ी अच्छे दाम मिल सकते हैं। चाहे अगर हम सरसों की बात करें या सोयाबीन की बात करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तिलहन के अंदर अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों को तिलहन के ऊपर नजर रख के चलना चाहिए, होल्ड करके चलना चाहिए, भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी, तो बेहतरीन जानकारी। दिवाली के शुभ अवसर पर किसान भाई अपनी तिलहनों पर नजर बना के रखें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि शादियों का सीजन है और त्यौहार के चलते मांग तिलहन की बढ़ी हुई है। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से मुलाकात होगी दूरदर्शन किसान पर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।